हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और ये हमारा वेक्टर का 4th वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से तीन वेक्टरों को, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से तीन वेक्टर्स को सम किया जाता है, तीनों वेक्टर का, या फिर यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। और उससे पहले लेकिन हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे दो न्यूमेरिकल रह गए थे, कुछ रीजन की वजह से यार जल्दी एंड करना पड़ा था लेक्चर को, तो वो करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल हमारा वो ये है कि ये दो पोल है, ये दो पोल है और इनसे एक रोप रस्सी लटक रही है बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। और इनसे एक वेट mg लटका हुआ है, mg वेट। अब वेट mg है तो यहां पर टेंशन भी लग रही होगी, टी टेंशन, ठीक है। मिडिल में है तो बराबर दोनों तरफ लग रही होगी टी टेंशन। अब हमें ये बताना है इसमें कि अगर हम इस रोप को फोर्स लगाएं, इस रोप पर या इस रस्सी पर फोर्स लगाएं, इतना फोर्स लगाना है, इतना टेंशन लगाना है कि ये रोप सीधी हो जाए, बिल्कुल इतना टेंशन लगाना है। तो देखो फाइंड करते हैं, उसके लिए टेंशन फाइंड करेंगे। तो यहां पर लिखना है फाइंड टेंशन टी टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप, ठीक है। ये रोप है, उसको कंप्लीटली स्ट्रेटन करना है, ठीक है। तो देखो ये वे एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये टेंशन टी ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला और ये वाला। यहां से अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। देखो इस तरीके से जेड शेप में बन रहा है और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो एंगल वाली साइड दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा टी कोस थीटा ये वाला, एक होगा ये वाला टी कोस थीटा। अब सुनना, यहां पर भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये वाला टी साइन थीटा और एक होगा ये वाला टी साइन थीटा, एक होगा ये वाला टी साइन थीटा और एक इसका ये साइन थीटा। तो टी 2t साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेंशन तो सेम ही है ना। अब हमें इतना टेंशन लगाना है कि ये रोप जो है सीधी हो जाए, तो उस टेंशन को निकालना है, हमें उस टेंशन को फाइंड करना है। तो देखो जैसे जैसे ये रोप सीधी होगी, ये बिल्कुल रोप स्ट्रेट हो जाएगी, तो हम ये वाला टेंशन लगेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ये वाला फोर्स तो निकालना है। तो 2t साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। टेंशन निकालना है तो mg अपॉन 2 साइन थीटा। अब देखना ध्यान से, जब ये रोप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि स्ट्रेट रोप क्या हो जाएगी, 0 एंगल हो जाएगा उसका। तो mg इक्वल 2 साइन 0 डिग्री, t इक्वल mg अपॉन साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 0। तो फोर्स हमारी कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी, पता नहीं है कितनी आएगी, डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, ये हमें दो पोल दिए हुए थे, अब इस पर एक वेट mg लटका हुआ है। अब हमें इतना फोर्स लगाना है ऊपर, इतना टेंशन चाहिए कि इसकी ये जो रोप है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ये जो रोप है वो स्ट्रेट हो जाए। तो हमने मान लिया ये दो थीटा एंगल होंगे। अब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला टी कॉस थीटा, एक ये वाला टी साइन थीटा। ऐसे इसी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला टी कॉस थीटा और एक ये वाला टी साइन थीटा। हमें ये वाला फोर्स चाहिए और ये फोर्स किसके इक्वल है, mg वेट के। तो हमने क्या किया, mg वेट के इक्वल कर दिया। इक्वल कैसे, देखो अपोजिट फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इक्वल है। जैसे ये दो मेरे हाथ हैं, ठीक है, मैं इन पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये फोर्स इसके इक्वल होगा, ये फोर्स इसके इक्वल होगा, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है।
तभी तो ये हाथ ना तो इधर जा रहे हैं ना इधर, एक जगह स्टेबल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने फाइंड कर लिया टेंशन। अब इसी के जैसा एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो फाइंड करना है हमें, उसमें भी टेंशन। तो देखते हैं कैसे। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा ये है, ये दो पोल है, इनके मिडिल में नहीं, लेकिन यहां पर एक वेट लटका हुआ है इस तरफ थोड़ा सा, वो कितना है 50 kg है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 50 kg है। अब ये रोप पहले स्ट्रेट रही होगी, तो स्ट्रेट से जब वेट mg नीचे आया तब ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री यहां से, सॉरी ये बना रहा है 30 डिग्री यहां से, और ये बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें टेंशन बताना है, दोनों टेंशन, एक टेंशन ये लग रहा होगा T1, एक टेंशन ये लग रहा होगा T2, ये दोनों अलग अलग टेंशन होंगे इस बार, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, इस वजह से एंगल अलग अलग होंगे। तो वही पुराने तरीके से हम निकालेंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये होगा T1 cos थीटा एंगल की साइड वाला cos 30 डिग्री, और ये होगा T2 cos 60 डिग्री। यहां पर एक टेंशन लगेगी T1 cos sin 30 डिग्री, एक और लगेगी T2 sin 60 डिग्री, ठीक है, दो टेंशन लगेंगी इस बार, और एक ये वेट mg है ये। तो हमें दोनों टेंशन फाइंड करनी है कि वेट mg जब लटक रहा है, इस पे 50 kg वेट लटक रहा है, तो कितना टेंशन लग रहा है दोनों रोप पे, इस वाली पे भी इस वाली पे भी, ठीक है। तो ये फाइंड करेंगे हम। हमें पता है ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो T1 cos 30 डिग्री और T2 cos 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। T1 cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल T2 cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी T2 अपॉन √3, ये T1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखना ये दोनों फोर्स भी इक्वल होंगे, वेट mg और ये वेट mg और T1 sin 30 डिग्री प्लस T2, ये दो टेंशन है, T2 sin 60 डिग्री। वेट mg की वैल्यू कितनी है 50, T1 की वैल्यू कितनी है T2 अपॉन √3, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस T2 साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा T2 अपॉन, देखो एलसीएम आएगा कितना 2√3, और ये हो जाएगा कितना T2 प्लस ये हो जाएगा T2 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 3T2, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4T2 अपॉन 2√3, 2 से ये कट गया 2 बार, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं 50 अपॉन 2T2 अपॉन √3, 2 से ये कटेगा 25 बार, √3 इधर पहुंच जाएगा, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25√3, ठीक है। इस तरह अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट। तो देखो हमने
फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर में कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका 1, और इसका काम जो होता है वो सिर्फ इतना सा होता है कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स दी डायरेक्शन, ठीक है, इट प्रोवाइड्स दी डायरेक्शन। अब जैसे यार आप एक बात बताओ, जब आप जेई नीट में क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, तो न्यूज चैनल वाले आएंगे आपके पास इंटरव्यू लेने कि कितने मार्क्स आए। सबसे पहले ये पूछेंगे कितने मार्क्स आए, तो जो मार्क्स की पूछेंगे वो हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। जो मार्क्स की पूछेंगे, आपसे पूछा कितने मार्क्स आए, तो आप बोलोगे 300 आउट ऑफ 300, ठीक है। जेई मेंस में ऐसा मेरी विश है कि आप लोगों के सभी के 300 आउट ऑफ 300 आए, ठीक है, और नीट वाले परेशान ना हो, उनके भी फुल में से फुल मार्क्स आए, और मेहनत करोगे तो जरूर आएंगे, ठीक है। बस आपको हार्ड वर्क रखना है और साथ में स्मार्ट वर्क भी रखना है, ठीक है, कि किस तरह से पढ़ना है आपको। दूसरा, आपको डायरेक्शन, अब ये भी पूछेंगे, मार्क्स की पूछ लिया, फिर ये पूछेंगे भाई आपने क्या क्या तरीके से, मतलब किस तरीके से आपने इतना जो बड़ा मुकाम है वो हासिल किया है, ठीक है, इसके बारे में भी पूछते हैं। तो ये भी पूछेंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा कौन सी बुक्स पढ़ी, ठीक है, किस टीचर से पढ़े, ठीक है ना। तो ये सब पूछेंगे, तो ये क्या बताओगे आप, डायरेक्शन दोगे और स्टूडेंट को, क्योंकि आप इंस्पिरेशन बनोगे और स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो आने वाले हैं, ठीक है, जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे जो आगे जेई और नीट की प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए आप इंस्पिरेशन हो। तो आप उनको डायरेक्शन दोगे कि भाई मैं इस टीचर से पढ़ा था और इस बुक को फॉलो किया था, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो। तो इसी तरीके से जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसकी भी एक वैल्यू है 1, ठीक है, और डायरेक्शन होता है वो होता है इसका, ये क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें पता है कि इस यूनिवर्स में 3 डायरेक्शन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन पढ़ते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में, अच्छा एक बात बताओ सिंपल सी, एक वेक्टर को क्या चाहिए होता है, हम किसी भी चीज को वेक्टर क्वांटिटी कब बोलते हैं, जब उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मान लेते हम ए मॉड्यूलस, और एक क्या होता है साथ में, डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, इसी चीज को तो बोलते हैं वेक्टर। ये ए वेक्टर है, इसका ए मॉड्यूलस क्या है, मैग्नीट्यूड, वैल्यू, जिस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और ए कैप, इसको कैप पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, कैप। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन। तो ये क्या है, डायरेक्शन, तो ये एक टाइप का वेक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में ये एक्स एक्सिस में कोई यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस में कोई यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस में कोई यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं तो मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से ये जे कैप है, इसी तरीके से ये के कैप है, ठीक है। इसी तरीके से ये जे कैप है और इसी तरीके से ये आई कैप, जे कैप और के कैप है, ठीक है। देखो आपको अगर ये 3 डायमेंशन की फील चाहिए तो आप यहां से ले सकते हो। देखो कैसे बताऊं, हाँ, एक सर्कल होता है, सर्कल, या चलो एक स्क्वायर मान लो,
एक स्क्वायर होता है। इसमें कितने डायमेंशन होते हैं, यहां से हम ये वाले कॉर्नर से पकड़ के चल रहे हैं, इसमें कितने डायमेंशन होते हैं, एक ये वाला डायमेंशन होता है और एक ये वाला। तो ये हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने इसे एक्स एक्सिस माना है तो आप भी इसे ही एक्स एक्सिस मानो, चाहे आप इसे एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई एक्सिस मान लो, लेकिन एक्सिस तीन ही होती हैं, ठीक है। एक्सिस का मतलब होता है तीन ऐसी डायरेक्शन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इनका मतलब ये होता है ऑर्थोगोनल का कि ऐसे यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। तो ये जो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, ये किस फॉर्म में होता है, 2D में होता है, 2 डायमेंशन में होता है। अब वहीं हम 3D की बात करें तो 3 डायमेंशन होते हैं, किसमें, क्यूब में। देखो सॉरी, ये वाला आप इसे अपना रूम समझो, ठीक है, इसको आप अपना रूम समझो और ये वाला कॉर्नर पकड़ लो, या ये वाला कोई सा भी पकड़ लो जो आपकी इच्छा हो। ये वाला पकड़ के ले चल रहा हूं मैं, ये वाला हमने कॉर्नर पकड़ा तो ये हो गई इसकी वाई एक्सिस, और यहां से ये कॉर्नर से ये वाली जो लाइन जा रही है ये हो गई इसकी एक्स एक्सिस, और ये वाली बाहर को निकल कर आ रही है ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे इसके परपेंडिकुलर होती है ऐसे, ठीक है। जैसे ये वाला जो कॉर्नर है इसमें ये वाली जो एक्सिस है वो हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाली जो एक्सिस है ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है ये हो गई जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम फील ले सकते हैं। अब बात आती है, देखना, अब बात आती है कि आई जे के कैप का मतलब क्या है। सपोज करो आई जे कैप का मतलब ये है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि जरूरत क्यों पड़ी आई जे के कैप की, जबकि हमारे पास पहले से ही डायमेंशन थे 3 डायमेंशन। तो देखो ऐसा होता है, सपोज करना ये कोई पार्टिकल है, ये मार्कर है, ये कोई मार्कर है, ये यहां से यहां जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर हमने इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माना है, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये मार्कर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है, एक्स एक्सिस में है। अब मैं आपसे कहूं ये मार्कर है, ये मार्कर इधर से इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, या इधर से इधर जा रहा है ऐसे, इस तरीके से। तो ना तो पूरा ये एक्स में चल रहा है, ना ही पूरा ये वाई में चल रहा है, और ना ही पूरा ये जेड में चल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, किस डायरेक्शन को डिनोट करोगे कि भाई किस डायरेक्शन में चल रहा है ये, क्योंकि ना तो ये पूरा एक्स में है, ना ही ये पूरा वाई में है, और ना ही पूरा ये जेड में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो आप क्या बोलोगे, आपने यूज किया इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डायमेंशन या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट जो कि हमारे एक्स वाई जेड है। तो देखो सपोज करना हम कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमने मान लिया कि देखो इस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे, तो कुछ तो ये ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर मतलब वाई एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, यहां से यहां जा रहा है तो वाई एक्सिस में भी चल रहा है। कुछ ये इधर था पहले तो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है क्योंकि इधर जा रहा है, तो कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है एक्स एक्सिस में, समझ में आ रहा है। और कुछ ये यहां से बाहर की तरफ भी निकल रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ ये यहां से बाहर की तरफ भी निकल रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, 3 डायरेक्शन में। अब हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस में जो है ये चला 3 मीटर, एक्स एक्सिस में कितना चला ये 3 मीटर या 3 यूनिट मान लो, मीटर वगैरह कुछ नहीं, 3 यूनिट। वाई एक्सिस में ये चल गया इस साइड
ऊपर भी जा रहा है तो वाई एक्सिस में भी चला होगा, वाई एक्सिस में चल गया 4 यूनिट और जेड एक्सिस में चला 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे वो देखना, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बताएंगे वो देखना। एक्स एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। देखो हमें ये तो पता ही है कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन हमें डायरेक्शन देना है इसे, तो डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, ठीक है। उसी तरीके से कुछ वाई एक्सिस में भी चला है, वाई एक्सिस में कितना चला है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट के लिए 4 के लिए डायरेक्शन कौन देगा, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप। ऐसे ही हम प्लस लगा के लिखेंगे 5 के कैप, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, पूरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्योंकि ये ना तो पूरा ही एक्स एक्सिस में चला, ना ही पूरा वाई एक्सिस में चला, ना ही पूरा जेड एक्सिस में चला। अच्छा इसको ये मत समझ लेना कि पहले 3 मीटर एक्स एक्सिस में चला है, 4 मीटर फिर वाई एक्सिस में चला है, या 5 यूनिट फिर जेड एक्सिस, ऐसा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बनाते हुए चला है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर ऐसा ही होता तो फिर अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसमें अपन बोलते कि भैया 3 मीटर कहाँ चला है एक्सिस में, तो 3 मीटर ईस्ट चला है, वो वेस्ट चला है इस तरफ, ठीक है। 4 मीटर नॉर्थ चला है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो, अब देखना एक चीज, अब मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूं इस पे। ए वेक्टर ऑफ 5 यूनिट in the direction of x-axis। दूसरा क्वेश्चन, ए वेक्टर, ए पार्टिकल moves 2 यूनिट in x-axis and 3 यूनिट in y-axis, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल moves 4 यूनिट in negative x-axis and 2 यूनिट in z-axis, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये है, a force exert in 3 यूनिट in y-axis, 2 यूनिट in z-axis and 6 यूनिट in x-axis। इन क्वेश्चंस को आपको करना है, तो देखो कैसे करेंगे। ए वेक्टर ऑफ 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ए वेक्टर हम मान लेते हैं, ये कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन कितने यूनिट का है, 5, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक वेक्टर को क्या चाहिए होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन देना, तो 5 यूनिट तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है।
अब इसका डायरेक्शन हमें इंफॉर्मेशन दी है एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो यहां पर हम आई कैप लगा देंगे, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, ए पार्टिकल मूव्स 2 यूनिट इन एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट इन वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट बता देंगे क्या है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 2 यूनिट कहां चला है, एक्स एक्सिस में, 3 यूनिट कहां चला है, वाई एक्सिस में, ठीक है। 3 यूनिट कहां चला है, वाई एक्सिस में, 3 यूनिट कहां चला है, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस के लिए जे कैप। अच्छा एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर है तो आई जे के कैप का मॉड्यूलस कितना होगा, यूनिट वेक्टर है, आई जे के कैप का मॉड्यूलस जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 1, ठीक है। वो जो होगा वो कितना होगा, 1। ये याद रखना आप लोग। अब देखना एक चीज, ये तो हो गया। अब इस वाले को देखेंगे, ए पार्टिकल मूव्स 4 यूनिट इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या करेंगे, 4 यूनिट तो हम लिखेंगे। नेगेटिव एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली, इस तरफ चला है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सिस के लिए माइनस आई के, ओके। और 2 यूनिट जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस के लिए के कैप। तो मतलब या तो आप ऐसे लिख सकते हो, जे कैप में चलानी है तो 0 जे कैप लिख दो प्लस 2 के कैप लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो। देखो माइनस से तो बाहर आ जाएगा ये, तो -4 आई कैप प्लस 2 के कैप, इस तरीके से, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखना, एक फोर्स है जो कि 3 यूनिट वाई एक्सिस में लगती है, 3 यूनिट कहां लगती है, वाई एक्सिस में, प्लस 2 यूनिट कहां लगती है, एक्स एक्सिस में, प्लस 6 यूनिट कहां लगती है, क्या पे, एक्स एक्सिस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन। अब हम फिर से वही बात पे आते हैं कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए रहता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, इनटू एक उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन मिल गया भैया, ठीक है ना। एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। अब देखना, वेक्टर मान लिया हमने ए, कोई ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक ए मान लेते हैं, ए मॉड्यूलस, डायरेक्शन कितना है, ए कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब हमें यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर अपॉन ये वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है। यहां पर देखते हैं, अब थोड़ा सा हम कार्टेशियन फॉर्म में चलते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, सपोज करो, देखो ये वेक्टर तो हमें दिया होगा, ये निकालना है, और मॉड्यूलस कैसे निकालोगे वो देख लेना। सपोज करो ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस कितना दिया है, इसका मॉड्यूलस है ए वेक्टर मान, ए मॉड्यूलस मान लिया हमने। अब इसको निकालेंगे, कैसे निकालने का तरीका क्या है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। ये थीटा एंगल अगर बनाएगा तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स एक्सिस में होगा ए एक्स,
एक ये होगा ए वाई। देखो अगर हमें ये ए वेक्टर है तो ये दो चीजों से मिलकर बना होगा, ये तो ए एक्स वेक्टर से प्लस ए वाई वेक्टर से। अब हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए लिखने से वेक्टर नहीं लगाते, प्लस ए एक्स प्लस ए वाई। अब अगर आपको मॉड्यूलस निकालना है इसका तो कुछ नहीं करना, आपको इसका अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आपको क्या है, ये यहां से मॉड्यूलस आपको मिल जाएगा। अगर तीन कंपोनेंट है तीनों में तो कुछ नहीं, एक और बढ़ा दो, प्लस ए एक्स ए जेड स्क्वायर, इसको कर दो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देख रहा एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल कितना दिया हुआ है 3i प्लस 2j। इस वेक्टर ए का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कोई वेक्टर कैसे मिलकर बनता है, उसके मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, ठीक है, और हमें यही चाहिए एक यूनिट वेक्टर ए का। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर यहां पर लिखेंगे और इसका यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j, और यूनिट वेक्टर इसको कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस को मैंने अभी बताया था। ये जो वैल्यू है ना इनका स्क्वायर करना है, 3i 3 का स्क्वायर प्लस 2j का स्क्वायर, सॉरी जे नहीं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। तो 3i प्लस 2j अपॉन, देखो अंडर रूट में ये स्क्वायर का कितना होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3i प्लस 2j, 9 प्लस 4 13, अंडर रूट 13 इसके नीचे और अंडर रूट 13 इसके नीचे सेपरेट कर देंगे। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है ना, ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vectors sum। एक वेक्टर इक्वल दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, ये दिया हुआ है। अब हमें इसको करना है प्लस। तो देखना सबसे पहले देखो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई ए वेक्टर और बी वेक्टर को प्लस कर लेंगे। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 3k कैप, ठीक है, प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो i कैप वाले से i कैप वाला जोड़ेगा, i कैप प्लस 2i कैप 3i कैप, 2j कैप प्लस 4j कैप 6j कैप, माइनस 3k कैप और 0k कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3k कैप, ठीक है। अब हम इसे क्या मान लेते हैं, लेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर को a वेक्टर मान लेते हैं, या r वेक्टर जो भी मानना आप मान सकते हो, ठीक है। ये लेट किया हुआ है।
अब हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप अपॉन, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर वापस से 9। अब क्या होगा, ए कैप इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 36 और प्लस 9 45 प्लस 9 54, तो अंडर रूट 54 ये आएगा। प्लस और माइनस माइनस 3k कैप 54। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर या फाइंड द वेक्टर। ठीक है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप which has a magnitude, which has magnitude of 7 यूनिट। इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अक्सर देखने को मिल जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में। मैथ्स में आप फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं वेक्टर। ये तो अभी क्या है मैं बताऊं आपको, अभी हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस का भी पार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारा फिजिक्स सॉल्व हो जाए उससे। ठीक है, क्योंकि मैथ में तो आप बाद में पढ़ोगे इन डिटेल। देखना आप, देखो एक वेक्टर को क्या चाहिए रहता है, हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, एक वेक्टर को क्या चाहिए रहता है, उसका मॉड्यूलस और डायरेक्शन। ठीक है, तो मॉड्यूलस इसका कितना दिया हुआ है 7। यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे मानेंगे, इसको कुछ और नाम दे दो। ठीक है, इसको कुछ और दे दो, सी दे दो, सी वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर दिया है इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इस तरीके से नीचे से नीचे हम अपॉन में क्या निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस। ठीक है ना, इसको एक काम करो, यहां ऐसे लिख लो, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या देगा हमें, डायरेक्शन, जो कि हम निकाल रहे हैं 3i कैप प्लस 2j कैप अपॉन, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 13, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो ए कैप हमारा कितना आ जाएगा, 3i कैप अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 2j कैप अंडर रूट 13। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन हमारे पास आ गया जो कि यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड पहले से दिया हुआ था 7, तो डायरेक्शन क्या है हमारा 3i कैप अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 2j कैप अंडर रूट 13। चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वरना ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप मुझे करके बताना, कमेंट में रिप्लाई देना। यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 11 यूनिट है। ये आपको होमवर्क में करना है, कमेंट में रिप्लाई देना, मैं चेक करूंगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाता है, किस तरीके से दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाता है। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स में। लेकिन अब हमें ये समझना है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया। तो देखो, सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक टाइप की लेंथ मान सकते हैं। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर, ये भी वेक्टर। ठीक है, जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है हमारे पास, वर्क। ओके, और वर्क किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब इसको हम बोलते हैं टॉर्क, जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब फोर्स में ये भी एक टाइप की लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, तब एक बार आ रहा है स्केलर, जो कि वर्क है, स्केलर क्वांटिटी। और फोर्स में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, लेंथ का, तब क्या आ रहा है हमारे पास, टॉर्क। ये एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा कैसे? तो इसीलिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, होता क्या है कि जब हम किन्हीं दो स्केलर प्रोडक्ट को, सॉरी, जब हम किन्हीं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, इसको, तब हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आए। अगर वो स्केलर आए तब हम इसे क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और इसको बीच में हम इसे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम डॉट, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते कि ए मल्टीप्लाई ए इंटू ए, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ए डॉट ए इक्वल, जो वेक्टर आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट आएगा, वो कैसा आएगा, स्केलर फॉर्म में आएगा। दूसरा है, अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्टेंट कैसा है, वेक्टर फॉर्म में, तब हम इसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको फिर हम पढ़ेंगे क्रॉस। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना आगे। अब देखना,
अब हम पढ़ने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम पढ़ने वाले हैं सम स्पेशल फीचर्स। हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात कर रही, तो सबसे पहले हम इसे ही पढ़ेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, हेडिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या स्पेशल फीचर्स हैं? पहला जो फीचर है वो इसका ये है कि क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो देखो ए डॉट बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी करेंगे तब क्या बी डॉट ए आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, एक चीज देखना, सपोज करो ये कोई दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो मुझे इसे दोनों को इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या आएगा मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है हमारे पास? मैग्नीट्यूड तो आता है, स्केलर क्वांटिटी तो आती है, वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं आती। अब देखना यहाँ पर मैं इधर लगा देता हूँ क्रॉस, तो मॉड्यूलस लगा देता हूँ। अब देखना ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच का कोई एंगल भी तो होगा, इससे हम थीटा मान लेते हैं। तो जहां पर थीटा एंगल बनता है वहां पर क्या लेते हैं हम कंपोनेंट? कॉस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? कॉस थीटा। इनके बीच का एंगल हो जाएगा ये कॉस थीटा। अब देखना ये हमें फॉर्मूला पता चल गया। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। देखना हमें ये प्रूव करना है क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो देखो सबसे पहले हम एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस में हमें क्या पता है, ए डॉट बी जब हम करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी करते हैं, तब क्या आता है हमारे पास? तब हमारे पास आता है कॉस थीटा, ठीक है। अब देखना ये हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकंड इक्वेशन ये है, अब हम बी डॉट ए देख रहे हैं, एलएचएस ये था, आरएचएस ले रहे हैं। अब हम आरएचएस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ले रहे हैं। तो देखना है इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने ए डॉट बी किया था, तो हम कहां से चले थे, एंगल कहां से लिया था हमने? ए से बी की तरफ। अब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, बी डॉट ए कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं। तो जो एंगल होगा हमारा वो ये वाला होगा, ये वाला। अब ये एंगल कितना है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 360 है, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर बी डॉट ए करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस 360 माइनस थीटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल। कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन के देखो आप लोग आरएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर है, तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की बराबर नहीं होंगी? ये बराबर होंगी।
तो हम कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखना दूसरी चीज क्या है वो देखो। दूसरा फीचर क्या है वो हम देखेंगे। तो दूसरा फीचर है कि जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, थीटा इक्वल हो 90 डिग्री, यानी कुछ ये वाली कंडीशन है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तब ए डॉट बी क्या होगा ये देखेंगे हम। क्या ए डॉट बी 0 होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। दैट इज, क्योंकि जो कॉस 90 की वैल्यू है वो क्या है 0। ठीक है, 0 है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, हमारे पास 0। अब तीसरा फीचर ये है कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैरेलल होता, ये इक्वल का साइन नहीं है, पैरेलल का साइन है। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है, पैरेलल का साइन है। ऐसा केस हो तो फिर क्या होगा, ऐसा मान लेते हैं दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ए वेक्टर ए बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा कितना होगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है क्या वो 1 होता है, ये प्रूव करना है। तो देखो इसी फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। ए डॉट बी हमें पता है क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 रख दो, कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा मॉड ए मॉड बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब जो उनका प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, वो क्या होता है, जब वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 3। अब फोर्थ वाला क्या है स्पेशल फीचर वो देखना। फोर्थ वाला स्पेशल फीचर हम देखने जा रहे हैं। फोर्थ वाला स्पेशल फीचर ये है कि हमने अभी यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में देखा था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई जे। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के कैप से, आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फीचर ये है
कि आई डॉट आई जो होता है, आई डॉट आई जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आई डॉट आई जो होता है वो क्या होता है, 1। और जे डॉट जे जो होता है वो भी 1। थर्ड इज, ये कौन सा वाला है, फोर्थ वाला है, जिसमें पहला केस ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। और के डॉट के भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब अगर हम 2 यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड 1। सेम एक्सिस पर होंगे अगर वो, तब। ठीक है, सेम एक्सिस का मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब। ठीक है ना, तब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड 1। सेम यूनिट वेक्टर, कहने का मतलब सेम यूनिट वेक्टर को अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या कितना आएगा, 1 आएगा। अब डिफरेंट वालों को निकालते हैं हम, 5 पॉइंट पर बढ़ने जा रहे हैं। तो देखो आई डॉट जे जब हम करेंगे तब 0 आएगा, जे डॉट के करेंगे तब 0 आएगा, के डॉट आई करेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 0 आएगा। ओके, छठवां पॉइंट है, जब हम सेम वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं, कोई ये वेक्टर है उसका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो क्या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखेंगे। तो देखो हमको पता है फॉर्मूला, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा। ए वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस और कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर दो वेक्टर सेम, दो वेक्टर वो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बी की जगह भी ए आ रहा है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी बी ए, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है भाई, ए वेक्टर है ना, यहाँ पर है मान के चलो, या यहाँ पर है, तो ए वेक्टर इसी के ऊपर हम कह सकते हैं इसी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका हम स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर। आप वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे तो ए स्क्वायर लिख सकते हो। अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो आपको मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखना एक और चीज, ये 6 पॉइंट हो गए। अब एक और चीज देखना, एक और चीज देखना, एक और चीज देखना, हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए जिसके कंपोनेंट हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर बी है उसके है ए एक्स आई, सॉरी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हमसे कहता है वो कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे, हम ए डॉट बी लिखेंगे और फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है
ये होता है, ठीक है। अब हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। इसको वैल्यू को पुट कर देंगे कॉस थीटा, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर की ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इसका एंगल, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी हो रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है, अपॉन इसका मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अंडर रूट में मल्टीप्लाई बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एंगल को। इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई से, जे का जे से और के का के से, तो ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे बी एक्स आई कैप से, तो क्या आएगा हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस, इस तरीके से आगे करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा ए वाई और बी वाई प्लस यहाँ पर आएगा ए जेड बी जेड अपॉन, यहाँ से हम मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पे एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, इस पे एक सवाल ले लेते हैं, इस पे एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर की वैल्यू है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, बी वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। क्या इसको लिख भी सकते हैं 0k कैप को, या लिख भी नहीं सकते, ठीक है। इसको मत लिखो, इच्छा है आपकी। तो देखो cos थीटा का हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है 6i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका भी प्रोडक्ट कर देंगे j कैप। इसका मॉड्यूलस नीचे निकालेंगे तो कैसे आएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आई कैप का आई वाले से, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, देखना आप लोग, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आई कैप का अगर जे कैप से करेंगे तो मैंने अभी बताया था आपको कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आता है 0, तो ये 0 हो जाएगा वैसे भी, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। इसीलिए आई कैप का आई कैप से, शॉर्ट ट्रिक समझ लो आप लोग, आई कैप का आई कैप वालों से, जे कैप वालों का जे कैप वालों से, और के कैप वालों का के कैप वालों से। तो 6i कैप का इससे होगा तो 24 आ जाएगा, आई कैप हट जाएगा, तो सेम यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट आता है वो बनाता है, ठीक है। जे कैप का जे कैप वालों से होगा तो क्या होगा 2j, ठीक है।
अब 3k का किससे करें? तो 3k इसमें कोई k वाला कंपोनेंट नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब नीचे देखो वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ओके, ये क्या होगा 16 प्लस 1, तो 24 प्लस 2 कितना होगा 26। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर 7, स्क्वायर रूट 7 आएगा। और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एंगल आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 26/7 अंडर रूट 17। ये हमारा थीटा निकल आया। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एंगल। तो ये थे हमारे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें और कुछ है नहीं है, जो था वो मैंने बता दिया। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, कि किस तरीके से दो वेक्टर का क्रॉस किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।